हेलो एवरीवन, जय हिंद। इडोटेरिया का टेस्ट पेपर है जिसमें हम लोगों ने 4 टेस्ट पेपर कर लिए हैं। उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे और इसमें जो है ज्योग्राफी के हैं क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन ज्योग्राफी के होंगे और 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर के होंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीच में मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, इसके लिए सॉरी। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, बट आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, उन्हें भी लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पूर्ण चंद्र को लगभग हर एक 15 दिन में देखा जाता है। तो ये आप सभी को पता है कि ये 30 दिनों में देखा जाता है। और पूर्णिमा कहा जाता है, हर एक महीने में होता है। ठीक है, जिसे पूर्णिमा कहा जाता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें सही कथन पूछा जा रहा है, इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही कथन का चयन करना है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, बिल्कुल सही है। उसके बाद पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है, तो पृथ्वी से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का आकार गेंद के समान है। अब सभी को पता है कि पृथ्वी का आकार जो है ना थोड़ी चपटी है। ठीक है, ध्रुवों के पे जो है ना पृथ्वी चपटी हुई है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक बिल्कुल सही है। उसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सूर्य से दूरी से सही क्रम में बताना है। तो ये क्रम जो है ना ये गलत है। आइए हम सही क्रम आपको बता देते हैं। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो, दोनों कथन बिल्कुल गलत है। इसमें सही कथन पूछा जा रहा है, तो सही इसमें हो जाएगा आपका क्रम हो जाएगा। सबसे पहले होगा बुध। ठीक है, बुध के बाद हो जाएगा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और उसके बाद होगा नेपच्यून। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है, ग्रहों की संख्या बताना है, ग्रहों में चंद्रमा की संख्या बताना है। पहला नेपच्यून, इस पर चंद्रमा की संख्या 13 है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है आपका यूरेनस, ये भी 27 है। उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति पे 53 है और मंगल पे 2 है। तो ये बिल्कुल सभी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, शुक्र पे जो है ना, शुक्र पे चंद्रमा की संख्या 0 है और बुध पे चंद्रमा की संख्या 0 है। ठीक है, ये दोनों पे एक भी चंद्रमा नहीं है। उसके बाद पृथ्वी पे आप सभी को पता है कि एक है। मंगल पे तो यहाँ पे है ही। एक और आपको बता दूँ, शनि, तो शनि पे 53 है। ठीक, शनि पे 53 है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन बताना है। कथन और कारण है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग उतने ही समय में अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथनों पर विचार करना है। केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरवन की डेल्टा स्थित है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पे सुंदरवन की डेल्टा उपस्थित है। और उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं यह दक्षिण अमेरिका से एक संग्रह स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तीसरा सबसे बड़ा। ठीक है, ये चौथा नहीं होगा, यहाँ पर तीसरा होगा, तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें असत्य पूछ रहा था, ये दोनों बिल्कुल ही असत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा नदी के मुहाने पर नहीं, सिर्फ गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पे डेल्टा बनती है। उसके बाद आपका हो जाएगा ये दक्षिण अमेरिका एक संग्रह स्थल से जो है ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। कथनों पर ध्यान देना है। एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको सभी को पता होगा कि एशिया से कर्क एवं भूमध्य रेखा दोनों गुजरती है। अफ्रीका से केवल कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ से तीनों रेखा गुजरती है। कौन कौन सी? तो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कथन तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, राइट आंसर। आगे है, कथनों पर विचार करना है। ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है, तो बिल्कुल सही है। लिथास का अर्थ भूप्रपट्टी नहीं, लिथास का अर्थ पत्थर होगा। उसके बाद हो जाएगा ह्यूडर का अर्थ हो जाएगा आपका भूप्रपट्टी। ठीक है, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आप लोग याद कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सत्य कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। उपग्रह अपने ग्रहों के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 नहीं है, 1/4 है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कथन हो जाएगा और केवल 2।
एक नंबर बिल्कुल सही है। किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध के और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कथनों पर विचार करना है। कथन है जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखा का आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अक्षांश रेखा का आकार जो है ना ये घटता जाएगा। देखिए जैसे कि ये विषुवत वृत्त हम लोग खींच दिया है, इसके ऊपर अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो इसका अक्षांश की जो है ना दूरी कमती जाएगी। तो यही पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा बढ़ती जाएगी नहीं घटती जाएगी। पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल कारण सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कथनों पर विचार करना है, 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कथन पर विचार करते हैं क्या है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है, पूर्व का समय जो है ना ग्रीनविच समय से आगे होता है, और पश्चिम का समय पीछे होता है। क्यों? क्योंकि पूर्व सूर्य जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये बिल्कुल सही है। इसलिए इसका आंसर होगा सत्य कथन में ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। कथनों पर विचार करना है। भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम नहीं होगा, यहाँ पर पूर्व होगा। ठीक है, ईस्ट में होगा, को माना क्या उत्तर माना गया है। ठीक है, अगर ईस्ट यहाँ पर हो जाता है तो ये सही हो जाएगा। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है, तो ये इसमें से सत्य कथन पूछ रहा है, तो सत्य कथन इसका हो जाएगा आपको कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों में से कोई भी नहीं है। सही कथन का चयन करना है। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180, यहाँ पर हो जाएगा 179। ठीक है, अक्षांश रेखा की संख्या 179 हो जाएगी। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखा की संख्या 360 बिल्कुल सही है, और 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या हो जाएगी 181 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही कथन पूछ रहा है, तो कोई भी नहीं है इसमें सही। हाँ, एक है, कथन 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। ठीक है, आगे है 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहेंगे। ठीक है, तो प्रतिदीप्त वृत्त नहीं कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। विषुवत की स्थिति 21 मार्च क्वेश्चन नंबर 15 है ना। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है सही कथन और सही कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। कथनों पर विचार करना है। दक्षिण अयनांत की स्थिति 23 सितंबर को नहीं 22 दिसंबर को होती है। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। उसके बाद हो जाएगा आपका विषुव की स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को होगी। ठीक है, 22 नहीं होगी, आप 23 सितंबर होगी। उत्तर अयनांत की स्थिति 21 जून को, ये बिल्कुल सही है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। ठीक है, आगे 17 नंबर क्वेश्चन। उत्तर अयनांत की स्थिति पर विचार करना है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबित सीधी पड़ती है, नहीं, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, ये बिल्कुल सही है। और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते, नहीं, 21 जून को सबसे छोटे दिन कैसे होंगे, क्योंकि वो कर्क रेखा पे सूर्य होगी, तो कर्क रेखा पे सूर्य होगी तो सूर्य की प्रकाश लंबी हो जाएगी, तो दिन बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सही कथन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कथन 2। आगे है कथन पर विचार करना है। सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थैमेटिकल मानचित्र कहेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद एक जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो उसे रूढ़ प्रतीक कहा जाता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर राष्ट्र ना होकर के विश्व होगा, तो ये सही हो जाएगा कथन। ठीक है, तो इसमें हमें पूछ रहा है सही कथन, और सही कथन हो जाएगा सिर्फ एक, ऑप्शन नंबर ए, 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। महाद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें कथन है हमारा अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों से एवं महासागरों से घिरा है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद उत्तर अमेरिका 2 महासागरों से घिरा है, तो ये 3 महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है, तो नहीं, एंडेज है। इसमें सत्य कथन बताना है, सत्य होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 19 का ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कथन पर विचार करना है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा, तो बछेंद्री पाल जो है ना ये पहली भारत की थी, विश्व की नहीं थी। ठीक है, उसके बाद है सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से
विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, तो 20 नंबर का आंसर बताना है हमें। तो इसमें सत्य कथन बताना है, सत्य कोई भी नहीं है, सभी बिल्कुल गलत है। आगे है, कथनों पर विचार करना है। अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर लघु वृत्ताकार है और प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप स्थित है। इसमें हमें बताना है सही कथन, और सही कथन इसके हो जाएंगे प्रशांत महासागर लघु वृत्ताकार है। ठीक है, अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा नहीं, दूसरा होगा, और इसके बाद प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, इसके बाद अटलांटिक महासागर है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, ये सब ये भी गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा इसका सभी, केवल 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत की स्थिति के संदर्भ में सही बताना है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बाद पश्चिमी नहीं होगा क्योंकि भारत पूर्व में है, पूर्व है तो उत्तरी और दक्षिणी भी नहीं होगा यहाँ पर। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी उसके बाद हो जाएगा पूर्वी एवं पूर्वी देशांतर। ठीक है, अक्षांश में दोनों उत्तरी होंगे और देशांतर में दोनों पूर्वी होंगे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। कथन पर विचार करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है, बिल्कुल सही है। उसके बाद विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें बताना है सही, सही सिर्फ हो जाएगा 1 नंबर, ऑप्शन नंबर ए। आगे नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है, तो सबसे पहले नदियों के क्रम में उत्तर से दक्षिण में आ जाएगा चिनाब। ठीक है, चिनाब, उसके बाद आएंगे रावी, नर्मदा, तापी, कावेरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान में भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, तो केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से ही नहीं लगती हैं, इसमें और भी देश हैं, जैसे कि नेपाल से भी 5 राज्य लगते हैं। ठीक है, और म्यांमार से 4 लगते हैं, फिर भूटान से भी 4 लगेंगे, तो ये पूरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका ये भी गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। सत्य कथन पूछ रहा है, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। कथनों पर विचार करना है। महासागरीय संहति में पर्वती की मोटाई महाद्वीपीय संहति की मोटाई से अधिक होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशिया से बनी होती है, खनिजों से बनी होती है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होंगी। ठीक है, और सिलिका और मैग्नीशियम से कौन बनेगी, महासागरीय संहति बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करना है। अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत मैदान एवं गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है, असत्य कथन बताना है, ये भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद हो जाएगा आपका ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ज्योमेट्री से पृथ्वी का मापन। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1800 नहीं होगा या 1900 होगा। ठीक है, 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर के सतह पर कदम रखा था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3, इसमें असत्य है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, अंतर्वेदी आग्नेय शैलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों में, तो जो ठंडा होने के पश्चात महीन दानों में नहीं होगा, ये मोटे दानों में होगा, ये बड़े चट्टान की तरह होंगे। और अंतर्वेदी आग्नेय शैल धीरे धीरे ठंडा होगा, तो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान जो है ये धीरे धीरे बिल्कुल ठंडे होंगे, लेकिन ठंडे होंगे तो ये महीन दाने नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होने वाला है कौन सा हो जाएगा कथन कारण में, आर सत्य है लेकिन ये असत्य है। ठीक है, इसमें कौन हो जाएगा, आर सत्य है लेकिन ये असत्य, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना है, तो ये बिल्कुल सही है, बेसाल्ट कौन से शैलों से बना है। आग्नेय शैल के द्वितीयक शैल, आग्नेय शैल को द्वितीयक शैल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। इसके बाद ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट प्राथमिक शैल के उदाहरण हैं, हाँ तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके बाद बेसाल्ट अंतर्वेदी आग्नेय शैल, जबकि ग्रेनाइट बहिर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है, ये गलत है, इसमें उल्टा दे दिया गया है। ठीक है,
बेसाल्ट अंतर्वेदी नहीं होंगे, बेसाल्ट बहिर्वेदी होंगे और ग्रेनाइट अंतर्वेदी होंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका हो जाने वाला है, कौन कौन से गलत हो जाएंगे, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर, क्योंकि इसमें असत्य पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेट का अर्थ पर्यावरण होता है। ठीक है, उसमें उसके बाद पूछा जा रहा है हमसे, उच्च ताप एवं ताप के कारण चिकनी मिट्टी संगमरमर में एवं चूना पत्थर स्लेट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल उल्टा दिया गया है, चिकनी मिट्टी जो है ना ये स्लेट में परिवर्तित होंगे और संगमरमर जो है ना, चूना पत्थर जो है ना ये संगमरमर में परिवर्तित होगा। तो इसमें सही कथन पूछ रहा है, सही कथन कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करना है, हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। महानदी कावेरी तापी एवं कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं। ठीक है, इसमें हमें बताना है असत्य कथन और असत्य, ये दोनों हो जाएंगे। हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में है, ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है, लेकिन ये दोनों जो है ना ये हमारे गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, कथन पर विचार करना है हमें, नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल सिक्किम एवं उत्तराखंड से लगती है। उसके बाद भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश से लगती है। फिर है बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल मेघालय त्रिपुरा एवं असम से लगती है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है। तो सही हो जाएंगे हमारे, नेपाल की सीमा बिहार पश्चिम बंगाल सिक्किम एवं उत्तराखंड से लगती है, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। भूटान की सीमा, तो भूटान की सीमा हमें किस किस से लगती है, तो इसके लगेगी पश्चिम बंगाल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम से लगेगी। ठीक है, असम से लगेगी, तो यहाँ पर गलत हो गया हमारा, गलत हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, तो बांग्लादेश की सीमा जो है पश्चिम बंगाल मेघालय मिजोरम त्रिपुरा और असम से लगेंगे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, सत्य क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं, परितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति एवं प्राणी नहीं, जीवधारियों का आपसी संबंध और पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, कथन पर ध्यान देना है, पृथ्वी के आयतन का केवल 15% हिस्सा ही क्रोड है। प्रोपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। लैटिन शब्द सेडिमेंटल का अर्थ रूपांतरित होता है। इसमें हमें बताना है सही कथन, और सही कथन हो जाएगा आपका 1 और 3। ठीक है, सही कथन 1 और 2 होंगे, ऑप्शन नंबर बी हुआ इसका राइट आंसर, ये हमारे गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कथनों पर विचार करना है, आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। आंतरिक ग्रह केवल बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल आते हैं। आंतरिक ग्रह में कौन कौन आते हैं और बहिर्ग्रह में कौन कौन आते हैं, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, असत्य कथन पूछ रहा है, आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आंतरिक ग्रह में केवल बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल आते हैं, तो ये सही है बिल्कुल। आंतरिक ग्रह में ये सब सभी आते हैं। और बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है इसलिए चट्टानों से बने हैं, तो चट्टानों से नहीं बने होते हैं, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बाह्य ग्रह में बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 4 सही हो जाएंगे, तो 1 और 3 इसका गलत आंसर होगा। ठीक है, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कथनों पर विचार करना है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर को जाना जा सकता है, तो यहाँ पर देशांतर नहीं होगा, अक्षांश को जाना जा सकता है, देशांतर को नहीं। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसका हमें सही आंसर बताना है। हाँ ये बिल्कुल सही है, सही बताना है ना इसमें, तो सही हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। मृदा परिच्छेदिका में ऊपर के से नीचे सही क्रम में बताना है,
सबसे पहले ह्यूमस आता है। हाँ ठीक है, ह्यूमस वनस्पति के साथ है, ऊपरी मृदा, उसके बाद है बालूगाद क्ले के साथ उपमृदा, फिर उपक्षयित चट्टानी पदार्थ, उसके बाद जनक चट्टाने हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति एवं मंगल के पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या शनि एवं यूरेनस के पास है। इसमें सही कथन बताना है हमें। तो सही कथन इसमें से कोई भी नहीं होगा, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या शनि यूरेनस के पास है, बृहस्पति और शनि के पास है। ठीक है, उसके बाद यूरेनस के पास, बृहस्पति और शनि के पास टोटल 53 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथन पर विचार करना है। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाया जाता है। भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं तेलंगाना से होकर गुजरता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है असत्य कथन, और इसमें असत्य 2 और 3 हो जाएंगे। क्यों, अब हम बता दें। क्षुद्र ग्रह ये तो बिल्कुल सही है। इसके बाद हो जाएगा उड़ीसा एवं तेलंगाना से होकर नहीं गुजरते हैं, और कर्क रेखा जो है ना शीतोष्ण नहीं होंगे यहाँ पर आपके हो जाएंगे उपोष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे इसे, और कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। जीव मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जीव मंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग सम्मिलित है। ठीक है, इसमें हमें बताना है सत्य कथन, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 3 भागों में, तो ये 4 भागों में बांटा गया है। जीव मंडल के सभी परिमंडल आपस में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना पारस्परिक क्रिया कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। जब तक एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे ये पारस्परिक क्रिया संभव ही नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अष्टम मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अष्टम मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें अष्टमंडलीय प्लेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हो जाएगा अष्टमंडल प्लेट पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण कभी कभी धीमी गति में चारों तरफ घूमती है। अष्टमंडलीय प्लेट की गति के कारण पृथ्वी सतह पर परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल जो है ना सही है। कौन कौन से सही हो जाएंगे, 1 और 2 सही हो जाएंगे, 1 और 3 सही होंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, और ये गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते होंगे एक्सोजोनिक फोर्स कहेंगे, तो ये गलत है, इजोनिक नहीं होंगे। ठीक है, ये आंतरिक बल होंगे। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न हुए होंगे एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक का हो जाएगा इनवर्स एंडोजोनिक, और उसके बाद है बाहरी का हो जाएगा आपका एक्सोजोनिक। ठीक है, तो इसमें सत्य का तुम पूछ रहा है कोई भी नहीं है, ना तो 1 ना ही 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। उसके बाद नेक्स्ट है अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। निम्न में से कौन से आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है, तो ये भूकंप हो जाएंगे और ज्वालामुखी हो जाएंगे। ठीक है, 1 और 2 हो जाएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। 1 और 2 ऑप्शन नंबर होगा इसका बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो आइए देखते हैं कथन। कथन है भूप्रपटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद हो जाएगा अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होंगी, तो ये भी सही हो जाएंगे। उसके बाद अधिकेंद्र में से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो ये गलत है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2 3। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पी तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है,
ठीक है। इस तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है तो ये ऊपर के नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। ठीक है। पी तरंगे जो है ना ये अनुदैर्ध्य तरंगे और एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होंगे। फिर एल तरंगे को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा जा रहा है सत्य कथन, तो एक और दो दोनों हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। ठीक है। आगे क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है, तो ये रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्न कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने की क्रिया को अपवर्तन कहेंगे। ठीक है। इसमें से बताना है हमें सत्य कथन, और ये बिल्कुल गलत है, अपवर्तन नहीं कहेंगे। और उसके बाद भूभाषी पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपक्षय कहेंगे। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नदी के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नदी के जल से अहस्य भूमि का अपरदन होता है। ठीक है। तो इसमें बताना सत्य कथन अहस्य भूमि का अपरदन नहीं होता है, ये गलत है। उसके बाद है जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरता है तो यह कैनियन का निर्माण करता है, तो यह भी बिल्कुल गलत है। यह भी आकार का निर्माण करता है। नदी मैदानी भागों में विसर्ग का निर्माण करती है, हाँ ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे है विसर्गों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाने से विसर्ग लूप सिरे निकट आ जाते हैं और यह अलग संरचना का निर्माण करते हैं। यह संरचना चाप झील या गोखुर झील कहलाएंगी। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। सूची को मिलाना है, जलप्रपात है और स्थिति है। ठीक है। तो इसमें देख ले रहे हैं हम जलप्रपात और स्थिति में एंजल जलप्रपात, तो यह हो जाएंगे आपका दक्षिण अमेरिका वेनेजुएला में। ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे आपके नियाग्रा जलप्रपात, तो ये हो जाएंगे आपके कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर। फिर है विक्टोरिया जलप्रपात, तो ये जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 एवं 1, 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। आगे देखते हैं। नदी के उत्तरी तटों को क्या कहेंगे, तटबंध कहेंगे। वो जो बांध बनाए जाते हैं ना उसे तटबंध कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नदी मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। तो इसमें कथन कौन से हो जाएंगे, सत्य कथन बताना है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा होकर कई अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिसे सरिता कहा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद केवल नदी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है जहाँ पर अवसादों का क्षमता होता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे देखते हैं। समुद्री तरंगों के कार्य के से संबंध निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराकर दरार का निर्माण करेंगी और यह दरार समय के साथ चौड़ी एवं बड़ी होकर तटीय मेहराब का निर्माण करती है। ठीक है। तो इसका आंसर हमें बताना है, तो ये तटीय मेहराब का निर्माण नहीं करेंगी। ठीक है। ये किस चीज़ का निर्माण करेंगी, तो ये समुद्री गुफा का निर्माण करेंगे। ठीक है। मेहराब का निर्माण नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद समुद्र गुफाओं के समय के साथ साथ बड़े होते जाने के कारण इसमें केवल छत ही बचती है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। तो समुद्री गुफा तो ऊपर वाले को ही कहेंगे। ठीक है। तो इसको कहेंगे हम मेहराब। ठीक है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। समुद्री तरंगों द्वारा लगातार अपरदन के कारण तटीय मेहराब के छत भी टूट जाते हैं, केवल दीवारें ही बचती है, जिन्हें समुद्री भृगु कहा जाता है। तो भृगु नहीं कहा जाएगा, इन्हें कहा जाता है स्टैग। ठीक है। तो फिर भृगु किसे कहा जाएगा, तो भृगु कहा जाता है ऊर्ध्वाधर उठे हुए निचली तटों को। ठीक है। भृगु कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, सभी तीनों जो है ना गलत है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 54 नंबर। क्वेश्चन है समुद्री तरंगों के किनारे आप साथ जमा होकर क्या बनाएंगे, तो ये समुद्री पुलिन बनाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होने से किस प्रकार की अस्त्राकृति का निर्माण करेंगी, तो ये हिमनद ईमोड की निर्माण करेगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। सूची 1 को मिलाना है 2 से, तो छत्रक सैल
छत्रक सेल का मतलब क्या हो जाएगा? छत्रक सेल का मतलब हो जाएगा कि ऐसी संरचना जिसका आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। बालू टिब्बा, तो बालू टिब्बा का अर्थ हो जाएगा रेगिस्तान में पवन के बहाव के रुकने से रेत द्वारा निर्मित अस्लाकृतियों लोएस महीन एवं हल्के बालू कण के पवन द्वारा अत्यधिक दूर ले जाकर विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित अस्लाकृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, 1 और 2। 3, 1 और 2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें हमें बताना है सत्य कथन। तो पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर होंगे, ये बिल्कुल सही है। वायुमंडल नहीं रहेगा तो जीवन नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे है जब सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है, यह सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है, हाँ बिल्कुल सही है। और यह वायु राशि है जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी तीनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वायु में प्रचुरता के से मिलने वाली तीसरी कौन सी गैस हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आर्गन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सी होंगी? तो सबसे पहले होंगे आपके नाइट्रोजन, उसके बाद होंगी ऑक्सीजन, फिर तीसरे नंबर पर आर्गन आती है। वायु चक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है वायु गर्म होती है तो फैलती है एवं हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, हाँ बिल्कुल सही है। जब वायु गर्म होंगी तो हल्की हो जाएंगी और हल्की होंगी तो ये ऊपर जाएंगी, और जब वायु ठंडी होंगी तो सघन होंगी, और जब ठंडी होंगी तो भारी ही होंगी और यह नीचे ही रहेंगी। तो इसका हमें सत्य कथन बताना है और सत्य दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन निम्न में से सर्वप्रथम डैश का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित कर सकता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है वायुमंडलीय परत और विशेषता। क्षोभमंडल की क्या विशेषता है? तो ये मौसमी घटनाओं के लिए ये जिम्मेदार है। उसके बाद है समतापमंडल। तो समतापमंडल जो है ना, ये जिम्मेदार है आपका ओजोन परत की उपस्थिति है। ठीक है, समतापमंडल में ओजोन परत की उपस्थिति हो जाएंगी। मध्यमंडल तो यहाँ पे हो जाएगी आपका उनका पिंडों की विनाश करता है कि, और आयन मंडल आप सभी को पता होगा कि रेडियो संचार के लिए आवश्यक है, और बहिर्मंडल हीलियम एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। सॉरी डी नहीं होगा, सी। 4, 5, 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन है वात दीर्घदर्शी कार्य है। वात दीर्घदर्शी का कार्य क्या है? ठीक है, तो इसका कार्य हो जाएगा आपको वायु की दिशा को दर्शाना। वायु की दिशा को दर्शाना ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में बदलता है। तो तापमान जो है हर समय बदलते ही रहता है, सिर्फ दिन और रात में नहीं बदलते। तापमान के विवरण को आपतन प्रभावित नहीं करता, और आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है। इसमें हमें बताना है सत्य कथन, और सत्य कथन इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों के तीनों गलत है। निम्न कथनों पर विचार करना है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश वायु बादल युक्त एवं मौसम आर्द्र होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल रहित होता है। इसे बताना है सत्य कथन, और इसका सत्य कथन हो जाएगा हमारा केवल 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। आगे देखते हैं पवनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। व्यापारिक पूर्वी एवं उत्तरी पवनें अस्थायी पवनें कहलाएंगी, और स्थानीय पवनें छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलती रहती हैं। इसमें सत्य कथन बताना है। ठीक है, और सत्य कथन इसके हो जाएंगे हमारे कोई भी नहीं होंगे। ठीक है, हाँ इसमें कोई नहीं होगी। पवनें 3 प्रकार की होंगी। अस्थायी पवनें कौन सी होगी? तो व्यापारिक पश्चिम में पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें होंगी। ठीक है, उसके बाद होगा मौसमी पवनें। तो ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। जैसे कि अगर मान लें भारत में मानसून जो है वो, उसके बाद हो जाएगा आपका स्थानीय पवनें किन्हें कहेंगे? तो ये किसी छोटे क्षेत्र में जो है ना वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए अगर आप ले लें तो ये समुद्री समीर होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी हुआ इसका राइट आंसर। आर्द्रता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। अधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा घट जाती है।
और अत्यधिक ठंड के मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता का मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें जो है ना ये बिल्कुल उल्टा दिया गया है, जब गर्मी होगी तो आर्द्रता जो है ना बढ़ती है, और जब ठंडी होगी तो मौसम जो है ना शुष्क हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ओके, आगे है 67 नंबर क्वेश्चन। और किस वायु दाब पेटी को हॉर्न अक्षांश भी कहा जाता है? ठीक है, तो इसे कहेंगे हाँ उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसे हॉर्न अक्षांश कहा जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जल के वितरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जल से ढका है। ठीक है, और पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल के वितरण से बर्फ क्षेत्र के रूप में केवल 3% जल में मौजूद है। इसमें बताना है हमें सत्य कथन, और सत्य कथन इसका कोई भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरों की औसत लवणता 31 भाग प्रतिशत 1000 ग्राम है। मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है। उसके बाद मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। ये सही हो जाएगा, मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करना है। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, जिन्हें तरंगे कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। सुनामी एकमात्र कारण भूकंप, सुनामी का एकमात्र कारण भूकंप है, तो नहीं, ये गलत है। उसके बाद 2003 में भारत के तटीय क्षेत्र में आए सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो 2003 में नहीं हुआ था, ये 2004 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ सही कथन पूछ रहा है और सही सिर्फ एक ही है। आगे है कथन पर विचार करना है। सहारा मरुस्थल माली नाइजीरिया में नहीं है। ठीक है, तो ये तो यहीं पे गलत हो जाता है। उसके बाद सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5वां हिस्सा है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, दोनों गलत है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। 71 को सी होगा राइट आंसर। आगे है 72 नंबर क्वेश्चन। कथन पर विचार करना है। 6 ध्रुवीय प्रदेशों के तुंगा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हो जाएगा आपका मॉस और लाइकेन, बिल्कुल सही है। और ब्रह्म कल एवं लैटेक्स प्रदान करने वाली वनस्पति है, गलत है ये। तो असत्य कथन पूछ रहा है, इसलिए केवल 2 होगा इसका आंसर। आगे है कथन पर विचार करना है। उसके बाद है कारगिल सिंधु नदी के बाईं ओर जबकि लेह सिंधु नदी के दाईं ओर अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद है देहरा गोमपास सिक्किम में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, तो ये भी गलत है। इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, सत्य कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ये सिक्किम में नहीं है, लद्दाख में है। ठीक है, गोमपास से जो है ना ये सिक्किम में नहीं है, लद्दाख में है, और ये दोनों एक ही साइड स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन श्योक नदी सिंधु नदी के बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी। तो ये भी दोनों के दोनों गलत है, सही कथन पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन कथन पर विचार करें। गिद्ध की मृत्यु हेतु एस्पिरिन अथवा इब्रोफेन जैसी कीटनाशी दवाइयाँ जिम्मेदार हैं। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों में 3 वर्गों में रखा जा सकता है, वन, घास, स्थल एवं टुंड्रा। ठीक है, तो इसका हमें बताना है असत्य कथन, और इसमें असत्य कथन केवल 2 हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही है। इसका जो इंजेक्शन, ये दवाइयाँ हैं ना, इनका इंजेक्शन जानवरों को दिया जाता है, और जब मरने के बाद जो गिद्ध खाते हैं तो इससे उनकी लिवर डैमेज हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथन पर विचार करना है। स्टेज का विस्तार द कन्वर्सेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा। ठीक है, और उसके बाद सीरीज का मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन की रक्षा करना है। इसमें हमें बताना है सत्य कथन, और इसका सत्य कथन केवल 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की परिस्थिति की एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसे कहा जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। कथन पर विचार करना। सामान्यतः संसाधनों की प्राकृतिक और मानव निर्मित में वर्गीकृत किया गया है। तीव्र ढालों पर मृदा पर
अपरदन रोकने हेतु समुच्च रेखीय जुताई, जबकि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु वैदिका फॉर्म पद्धति द्वारा कृषि सबसे उपयुक्त उपाय है। तो दोनों बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार करना है, मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टानी पदार्थ का होता है और भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका प्रतिरोधी दीवार का निर्माण है। ठीक है, इसमें हमें बताना है सही कथन, और सही कथन हो जाएगा मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टानों का है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है, केवल समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निश्चित करता है। ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे हमारे केवल वनस्पति प्राणी जात ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और केवल उच्चतम तुंगता ही मृत्यु के संचय को निर्धारित करते हैं। तो इसमें हमें बताना है सही कथन, और सही कथन हो जाएंगे ये बिल्कुल सही है। 3 नंबर और 2 नंबर बिल्कुल सही है, इसलिए 3 और 2 ऑप्शन नंबर होगा इसका डी राइट आंसर। आगे है, प्रयोगशाला में विकसित मछली के मांस के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है सेलुलर कृषि, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेलुलर कृषि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, अंतरिम बजट 2024। ठीक है, इसमें से सबसे अधिक बजट किन्हें सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है रक्षा मंत्रालय को, ऑप्शन नंबर 1। ये करेंट अफेयर के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आगे, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो यह प्रकाशित किया जाता है आपको किन के द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 एकल पुरस्कार इन्होंने जीता है पुरस्कार, तो ये जीता है नोनिक सिनर ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी जेनिक सिनर ने, जेनिक सिनर, हाँ सही है, जेनिक सिनर ने, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। आइए, चिनाब नदी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। चिनाब नदी काराकोरम रेंज के उससे निकलती है और थिरोट इसकी सहायक नदियों में से एक है। उसके बाद रतले जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। इसमें से हमें सही कथन बताना है, और सही कथन इसके हो जाएंगे केवल 2, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। आगे है, उत्सर्जन के संबंध में हाइब्रिड वाहनों और पारंपरिक वाहनों के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही कथन बताना है। इसमें हाइब्रिड वाहन विद्युत शक्ति के उपयोग के कारण उच्च उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हाइब्रिड वाहन समग्र कम उत्सर्जन करते हैं। पारंपरिक वाहन कम उत्सर्जन करते हैं क्योंकि वे केवल आंतरिक दहन इंजन पर भरोसा करते हैं। हाइब्रिड और पारंपरिक वाहन दोनों समान उत्सर्जन करते हैं क्योंकि वे एक ही प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं। तो इसमें सही कथन पूछा जा रहा है, इनके संदर्भ में जो सही कथन कौन से हो जाएंगे? तो हाइब्रिड वाहन जो है ना, ये समग्र रूप से कम उत्पादन करेंगे। ठीक है, कम उत्सर्जन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर होगा बी इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत में हिम तेंदुए की जनसंख्या का आकलन रिपोर्ट के बारे में सही कथन बताना है। MPI कार्यक्रम भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने के उद्देश्य से पहला अभ्यास है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है MPI अभ्यास में भारत में हिम तेंदुए की आबादी 818 दर्ज की गई है। तो टोटल 718 दर्ज की गई, 818 नहीं। रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में 777 तेंदुए के साथ सबसे आगे है, उसके बाद लद्दाख है। तो इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे है हिम तेंदुए जो है सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में है। कितने हैं? तो 124। और हिमाचल प्रदेश में 51 हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में 36 और सिक्किम में 21। फिर जम्मू कश्मीर में 9 है। ठीक है, और टोटल मिलके कितने हो जाते हैं? 718 हो जाते हैं। आगे है, हाल ही में किस मंत्रालय ने इंडियन इकोनॉमी रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है?
तो यह जारी किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर होगा इसका सी राइट आंसर। चित्तरी मुहाना कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। सी केयर्स वेब पोर्टल जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, यह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो यह कोयला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर होगा इसका सी। आगे है संपीड़ विवाह के संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का उद्देश्य निम्नलिखित में से एक को विनियमित करना है। तो इसमें हमें बताना है कथन, सही कथन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रिश्ते के निश्चित दूरी के भीतर विवाह। ऑप्शन नंबर होगा डी। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डिजिटल डिटॉक्स पहल जो हाल ही में खबरों में दिखी बिहार राज्य से जुड़ी है। इसके बाद है सीमर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन में अत्यधिक प्रौद्योगिकी उपयोग के से उत्पन्न मानसिक संस्थान चुनौतियों का संसाधन करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत करी है। तो इसमें हमें बताना है सही आंसर, और इसका कोई भी सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। हाल ही में किस भारतीय सेलिब्रिटी को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? तो यह जो है ना प्रदान किया गया है अनंत कुमार को। ऑप्शन नंबर होगा इसका ए राइट आंसर। अनंत कुमार को यह प्रदान किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 21 में 15 से 19 साल के महिलाओं को एनीमिया का व्यापकता में 54.1% से 59.1% तक वृद्धि हुई है। तो ये बिल्कुल सही कथन। उसका दूसरा कथन है 2019 से 21 की अवधि में 1519 साल की महिला के आयरन में भरपूर फर्टिलाइज्ड खाद्य पदार्थों का सेवन में वृद्धि हुई है। तो इसका जो है ना कथन और कारण, कथन एक और कथन दो है। तो कथन एक तो बिल्कुल सही है, लेकिन कथन दो गलत है। तो इसमें कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर होगा सी, 95 का सी नंबर। कथन एक सही है, लेकिन कथन दो गलत है। आगे है 96 नंबर क्वेश्चन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है इसका उद्देश्य भारत में सभी विश्वविद्यालयों के लिए समान प्रवेश मानक निर्धारित करना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित उच्च शिक्षा सुधारों के लिए कार्यान्वयन निकाय है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अध्यात्मवृत्ति कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसका हमें आंसर बताना है, कौन सा सत्य कथन बताना है इसमें। तो सत्य हो जाएगा केवल दो। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के उल्लेखित उच्च शिक्षा सुधारों के लिए कार्यान्वित निकाय है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। दस्तावेज प्रकृति में बाध्यकारी है और पहली बार 1964 में प्रस्तुत किया गया था। यह भारत की वृद्धि, मुद्रास्फीति दर और प्रक्षेपण, विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे एक दृष्टिकोण देता है। तो इसमें हमें बताना है सही कथन, और सही हो जाएंगे 1 और 3। ठीक है, इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और यह भारत की GDP वृद्धि, मुद्रास्फीति दर और प्रक्षेपण, विदेशी मुद्रा भंडार के व्यापार घाटे पर एक दृष्टिकोण देता है। 1 और 3 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन 98 नंबर। मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर बहती है? तो यह चीन, म्यांमार, ठीक है, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। इन सभी देशों से होकर कौन सी नदी? मेकांग नदी गुजरती है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वार्षिक बजट के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, जबकि अंतरिम बजट के लिए ऐसी सहमति की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये गलत है बिल्कुल। ये दोनों में ही सहमति अनिवार्य होती है। अंतरिम बजट के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, लेकिन वार्षिक बजट के लिए केवल लोकसभा की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। अंतरिम बजट दीर्घकालिक आर्थिक नीतियों और सुधार की रूपरेखा तैयार करती है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसमें असत्य कथन पूछा है, तो सभी तीनों हो जाएंगे, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त रूप से
कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना की है। तो यह किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WHO के और खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा होता हो, तो प्लीज़ आप लोग पीछे जितने भी 1 से लेकर के 4 टेस्ट हैं उन्हें भी आप कर लेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।